तो लास्ट लेक्चर में हमने टेंशन के बारे में समझ लिया था, है ना। बेसिकली हमने ये समझा था कि फोर्स के 3 क्वांटिटी होती हैं जो हमें जाननी चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन, एंड किस पॉइंट पर वो फोर्स लगा, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद हमने देखा था कि टेंशन भी एक तरह का फोर्स है और उसका डायरेक्शन क्या होता था। देखो, डायरेक्शन हमेशा जो भी टेंशन फोर्स क्रिएट होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग ही जनरेट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्ट्रिंग का लेंथ इस अलोंग है और उसमें जो टेंशन क्रिएट हो वो परपेंडिकुलर क्रिएट हो, ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं। तो जब हम स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो उसकी लेंथ को हम इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना चाहते हैं, और जब इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग क्या चाहेगी, स्ट्रिंग अपने आप को अपनी ओरिजिनल लेंथ में बनाए रखने की कोशिश करेगी। तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगी, हमने जो फोर्स लगाया उसके ओपोजिट लगाएगी, है ना। तो जो भी फोर्स क्रिएट होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग क्रिएट होगा। और डायरेक्शन देखना मैंने आपको समझा दिया था कि कॉमन सेंस से देखें कि जब स्ट्रिंग को बांध के ऐसे खींचा जाएगा तो जो भी टेंशन क्रिएट होगा वो उस टेंशन ऐसे क्रिएट होता है कि वो लेंथ को हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ से फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। इसके बाद एक और फोर्स होता है दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। तो आप नोट करो ये पॉइंट, अच्छा पॉइंट, स्टार मार्क लगा लेना। नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन है क्या चीज? एक तरह का ये कांटेक्ट फोर्स। देखो, नेचर में कई टाइप के फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कई सारे फोर्स आएंगे। बट कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कूलम्ब फोर्स है, 2 चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है। क्या 2 चार्ज को कांटेक्ट में होना जरूरी है? नहीं। अगर हम 2 चार्ज को इतनी दूर भी रखें तो ये वाला चार्ज भी और ये वाला चार्ज भी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जबकि इन दोनों के बीच में काफी गैप है। जैसे कि मैग्नेट, रियल लाइफ में मैग्नेट तो देखा हो, मैग्नेट को हम दूसरे के पास लाते हैं ना तो ये अट्रैक्ट या रिपेल होता है ना। वो सेम नेचर के अपोजिट कुछ अलग, लेकिन अगर रिपेल और अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है ना, मतलब उनका एक दूसरे से टच होना जरूरी नहीं है। बट कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए टच होना जरूरी है ना। जैसे कि जो फोर्स जो टच के जरूरी होता है ना, बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन भी एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन है क्या चीज? जैसे मान लो ये सरफेस अपना ग्राउंड, इस ग्राउंड पर जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरा पूरा वेट कितना, mg, m मास हो गया, g ग्रेविटी, वेट इस फ्लोर को दबाने की कोशिश कर रहा है ऐसे। तो जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये सरफेस भी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। वो जो फोर्स लगाएगी दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। जैसे इस बोर्ड को मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बोर्ड भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स में 2 लाइन नोट करो कि नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज है। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन, अच्छा एक पॉइंट ये स्टार मार्क करके नोट करो, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब जिस सरफेस से कॉन्टैक्ट हो रहा है ना उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वर्क करेगा हमेशा नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर मेरी बात? और देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बातें। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है या पर्सन मान लेते हैं, ये अपना ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, इसका वेट कितना है, mg। तो ये फ्लोर, ये ग्राउंड इस पर्सन पर इस mg के अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगा दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स। और कहां लगेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो अब ये पर्सन पर देखो एक फोर्स ऊपर है एक नीचे है और ये कहीं नहीं भाग रहा, तो हम क्या बोल सकते हैं, n इज इक्वल टू, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है ना। देखो जब किसी बॉडी पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जैसे मेरे ऊपर, ध्यान समझना, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब बॉडी पर नेट फोर्स भी क्या है, 0। और किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब कि जैसे मैं बोलूँ मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 है और मैं बोलूँ मेरे पे इधर लग रहा है 10 न्यूटन, तो आप समझ गए कि मेरे पे 10 न्यूटन इधर भी लगना चाहिए, तभी मेरे पे नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? तो इस बॉडी के ऊपर इस पर्सन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है सपोज अभी, तो आप क्या लिख सकते हो कि n का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, mg। हमेशा n का वैल्यू mg के इक्वल आए ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अच्छे ध्यान समझना, n का वैल्यू हर केस में mg के बराबर नहीं आएगा। अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन 0 है तो ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स।
इज दैट क्लियर? ओके, तो आप ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझते हैं इसको कैसे कैसे बेसिक चैप्टर से बिल्कुल उठाते हैं। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक ये एंगल ले लेते हैं कुछ तो भी 37 डिग्री, और ये एंगल हमने ले लिया 53 डिग्री। ये वैल्यू ले ली 50 और ये वैल्यू ले ली 20 ले लो। चलो ब्लॉक का मास कुछ ले लेते हैं, ये अपना ग्राउंड हो गया। ब्लॉक का मास ले लेते हैं सपोज 5 kg। अब इस वाले के तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो मैं आपसे बोलता कि एक ये ब्लॉक है, इधर इस पे 20 न्यूटन लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इसका ब्लॉक का मास है 5 kg, इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो यार जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आएगा। इस बॉडी में अगर आप देखें तो इस बॉडी पर नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे की साइड क्या mg लगेगा। mg का वैल्यू क्या आएगा 5 × 10 दैट इज 50, और इसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। बट इस केस में वाई डायरेक्शन में तो बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, क्योंकि nb और mg दोनों बराबर ही हो गए। तो x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, क्यों है ध्यान समझें। x डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स कितना है 20, इधर की डायरेक्शन में फोर्स कितना है 5। तो मैं पूछूं नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। मैं पूछूं कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 20 - 5 दैट इज 15 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन विच डायरेक्शन, अलोंग x डायरेक्शन। क्लियर मेरी बात? तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। बट इसको थोड़ा सा अच्छा बनाया तो ये अब ये भी क्या चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, 9th 10th वाली बात है ना। इस 20 का इधर कंपोनेंट क्या करोगे, 20 cos 53, 20 cos 53 हो गया 20 × 53 है ना, 20 × 3/5, तो 20 × 3/5 हो गया 12, 20 × 3/5 12 ओके, और ऊपर की तरफ हो जाएगा फिर 16, 20 × 4/5 ना। ऐसे 50 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, 50 cos 37 मतलब 50 × 4/5 मतलब 40, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। और नीचे क्या लगेगा, नीचे तो इसका 50 लगेगा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल n लगेगा। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये आप नोट कर लो, तो बेसिक था, ऐसे साइड में कहीं नोट कर लो, चाहो तो, नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने पूछा कि सबसे पहले मुझे y डायरेक्शन में देखने दो। y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स कितना है 50, ऊपर नॉर्मल को मत काउंट किया करो पहले, नीचे की तरफ फोर्स कितना है 50, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है ये 16, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया 80, कितना 80, और ऊपर की तरफ फोर्स कितना है 16। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं n + 16 इज इक्वल टू 80। तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 80 - 16 कितना हो गया 64 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया न्यूटन। अच्छा, इस n से ये n क्या है नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या है न्यूटन, गड़बड़ मत कर देना, ये तो फोर्स की यूनिट है। तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक टाइप का फोर्स ही है ना। क्लियर है? आपने ये देखा सबसे पहले नीचे फोर्स कितना था 80 टोटल फोर्स, और ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 16। तो लॉजिकली एक बात सोचो, अब ब्लॉक जमीन के अंदर तो जा नहीं सकता और ऊपर की तरफ जा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स है 16 और नीचे की तरफ कितना है, नीचे की तरफ फोर्स है 80। तो वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आना पॉसिबल नहीं। सोचो उल्टा होता तो नीचे की तरफ फोर्स होता, मान लो ऐसा कोई तरीका हो, नीचे फोर्स होता ये मान लो 80 और ये मैं कर देता 1000, तो 1000 का इधर कंपोनेंट लेते तो कुछ आता मान लो 800 है ना, ये जो भी आता मैं कर रहा हूँ
500 ही आता, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है सिर्फ 80 और ऊपर की तरफ लग रहा है 500, तो आप फिर क्या करते, आप फिर ऐसे नहीं कर सकते थे। मेरी बात ध्यान समझे, रियलिटी में सबसे पहले नीचे देखा, नीचे लग रहा है mg और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है दैट इज 30 और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है सिर्फ 16, तो फोर्स किस डायरेक्शन में जाता है, नीचे की तरफ। कितना, 80 है और ऊपर 16, मतलब ब्लॉक का वाई डायरेक्शन में मूव होना पॉसिबल नहीं। इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि n का जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। तो हमने किया, हमने देख लिया कि ऊपर नहीं जा सकता ब्लॉक, इसका मतलब ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू नीचे के, ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें क्या है, 0, एक्सेलरेशन 0 है, और तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स कब 0 होगा, ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू क्या हो, नीचे के फोर्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, उल्टा होता तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता मान लो 100 और नीचे लगता 80, तो फिर आप क्या करते, नीचे की तरफ फोर्स लगता 80 और ऊपर की तरफ लगता 100, तो आप फिर क्या करते, क्या फिर आपको लिखना पड़ता नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। क्या लिखते हैं आप, ध्यान समझें। अगर इसी ब्लॉक में ऐसा सिचुएशन आता कि ऊपर फोर्स हो जाता किसी भी तरह 100 और नीचे फोर्स होता 80, तब आप क्या करते, आप लिखते, अब इस डायरेक्शन में देखो ऊपर एक फोर्स नॉर्मल तो आएगा, ये बात तो समझ में आ गई आपको, लेकिन अब क्या लिखना पड़ेगा आपको, अब लिखना पड़ेगा नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। आपने रियलिटी में इस फोर्स इसमें भी लिखा F नेट इज इक्वल टू ma, पर इसमें एक बात समझ आ गई अपने को कि बेसिकली नीचे का फोर्स 80 है और ऊपर का फोर्स 16 है, मतलब ब्लॉक का ऊपर जाना पॉसिबल नहीं, मतलब ये चीज 0 है इसका, और ये चीज 0, मतलब नेट फोर्स भी क्या रहा होगा, 0, और नेट फोर्स 0 रहा होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऊपर के जितने भी फोर्स हैं उनका टोटल और नीचे के जो फोर्स है उनका टोटल बराबर है। बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऊपर जो फोर्स लग रहा है 100 वो 80 से ज्यादा है, इसका मतलब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो हम फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे n प्लस 100। अब ध्यान समझना, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, दिस इज नेट फोर्स इज इक्वल टू 5 इंटू a। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ब्लॉक y डायरेक्शन में भी मूव करेगा और उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। बट अगर ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू नीचे के फोर्स। ठीक है, जैसे ये किया था। अब x डायरेक्शन की, ये तो हमने किस डायरेक्शन की बात की, x डायरेक्शन की, सॉरी y डायरेक्शन की। अब हम बात करेंगे x डायरेक्शन की। सोचो x डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स कितना है 40 और इधर की साइड ही फोर्स कितना है 12, तो नेट फोर्स कितना हो गया 52, और कोई x डायरेक्शन का फोर्स है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 5 इंटू a, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया 52/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल आंसर है, ठीक है, बस सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। आपको कंपोनेंट लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एक फोर्स लग रहा है ऐसे, मतलब हेड, वेक्टर का हेड कहाँ है, तो इसके दो कंपोनेंट कर रहे हैं, तो कौन कौन से होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। और अगर फोर्स ऐसे है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर और एक इधर, लाइक दिस, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो स्क्रीन स्टॉप करें, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया जाए, कहां रख दिया जाए, इंक्लाइन प्लेन पर। ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, एंगल ले लिया हमने 37 डिग्री, ब्लॉक को रखा ऐसे 5 kg का मास है, तो हमने तो पहले ही इस चीज को सीख लिया था थोड़ा सा कि नीचे कितना लगेगा mg, मतलब 50। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, ये mg क्या चीज है। आप बोलो सर पहले तो सिर्फ g लिखते थे, अरे g तो एक्सेलरेशन था। मैं पूछूं वेट, बॉडी का वेट, किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है,
उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वेट लगेगा mg के इक्वल। तो mg का वैल्यू किसके इक्वल है 50, ठीक। ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 है। तो इस 50 का इधर कॉम्पोनेंट क्या आएगा 50 cos 37 मतलब 50 इंटू 4/5, 50 इंटू 4/5 हो गया 40। और इधर की साइड इस ब्लॉक पे फोर्स कितना लगेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ऐसे ये ब्लॉक पे दिखा रहा हूँ फोर्स, ये फोर्स इधर की साइड कितना 30। तो ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लग रहे हैं। तो अब मैंने कहा इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लगा लिया जाए, ऐसे यहां से ये फोर्स है मान लो 10 न्यूटन और लग रहा है एंगल 53 डिग्री। ध्यान समझना, ये टफ क्वेश्चन बोला है, क्या टफ है इसमें देखना भी। इस 10 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस 10 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 53 मतलब 10 इंटू 3/5 मतलब 6, और इस 10 का ऊपर कंपोनेंट हो जाएगा 8। अच्छा इस ब्लॉक पे ध्यान सोचो, एक फोर्स और लगेगा, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन, वो लगेगा n ऐसे। अब एक बात लॉजिकली सोचो, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, नीचे की तरफ 40 और ऊपर की तरफ सिर्फ कितना है 8, तो वाई डायरेक्शन में तो मतलब इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक नहीं मूव करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोल सकते हैं कि n + 8 इज इक्वल टू 40, मतलब n का वैल्यू आ गया 32 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया 32 न्यूटन, ठीक। व्हाट अबाउट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, क्या अलोंग द इंक्लाइन कुछ नेट फोर्स है, बिल्कुल है। देखो इधर की साइड है 30 और ऊपर की साइड है सिर्फ 6, तो हम क्या लिखेंगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो a इज इक्वल हो जाएगा 24/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ इनको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज सीखेंगे हम, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप नेक्स्ट अगर नोट करो फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में उसे हम लिखा करेंगे FBD। अब एक बात समझो कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या चीज है, बहुत ही सिंपल है बट हमारे इस चैप्टर का बैकबोन है। और ऐसा समझ लो कि आगे आने वाली जितनी मैकेनिक्स है ना वो, और इसमें कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल सिंपल चीज है, बोलो मैं सर अच्छा इसकी बात कर रहा हूँ, ये बनाना आना सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए है ना। धीरे धीरे चीजें ऐड होती जाएंगी, क्योंकि देखो अभी हम NLM पढ़ रहे हैं, फिर इसमें फ्रिक्शन भी आएगा, फिर इसके बाद सर्कुलर मोशन भी आएगा, है ना, फिर उसमें वर्क पावर एनर्जी भी आ जाएगा, फिर उसी में हमने सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, फिर रोटेशनल भी आ जाएगा। तो कई सारे फोर्स धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। जैसे सर्कुलर मोशन, जैसे हम फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो जाएगा, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम और भी सारी चीजें रोटेशनल की तरफ जाएंगे तो कुछ रोटेशनल वाली चीजें ऐड होती जाएंगी। तो धीरे धीरे इस चीज की यूटिलिटी बढ़ती जानी है। तो आप समझो कि जितनी मैकेनिक्स आप पढ़नी है उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लो, और है बहुत सिंपल चीज। आप स्टार मार्क करके पॉइंट नोट करो कि आप, अच्छा सुन लो, आपको खुद से अपने वर्ड्स में लाइन नोट करनी है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, उसका फील क्या है। किसी भी बॉडी पर जितने फोर्स वर्क कर रहे हो, जो भी फोर्स आपको दिख रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन ही फ्री बॉडी डायग्राम, सिंपल। अब आपके मन में आएगा सर ऐसे तो बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा। उस बात की टेंशन मत लो, सारे फोर्स आपको खुद समझ में आने लगेंगे कि ये सिर्फ 2 लेक्चर ढंग से पढ़ो, आपको सारे फोर्स खुद दिख रहे हैं। कभी ऐसी गलती नहीं होगी आपसे कोई फोर्स छूट जाए। ऐसा थोड़ी कि 10 भी 50 फोर्स लग रहे हैं। बॉडी कॉन्टेक्ट कर रही है तो कॉन्टेक्ट फोर्स, बॉडी को स्ट्रिंग से बांध के खींचा जा रहा है तो टेंशन फोर्स, बॉडी पे जाहिर सी बात है नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, इंक्लाइन प्लेन पे लगा तो mg के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा, और कोई फोर्स ऐसा अलग से आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे
हमने 2 ब्लॉक लिए, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया किधर 20 न्यूटन और एक ब्लॉक पे फोर्स लगाया इधर 10 न्यूटन, और ये 2 kg और ये 3 kg। मैंने कहा आप 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अच्छा, तो आपको 2 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो 2 kg को पहले अलग से बना लो, ऐसे ये 2 kg लिख दिया। अब बताओ इस पर क्या क्या लग रहा होगा, आपने नीचे देखा, नीचे लग रहा है इस पर 20 के ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे N1 बोल दो। क्यों N1 बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। और क्या दिख रहा है, किधर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन लग रहा है। और कोई फोर्स इमेजिन करो, थोड़ा सा फील करो, बिल्कुल एक और फोर्स, जिनने अच्छे से फील किया होगा ना उन्हें समझ में आया होगा कि एक और फोर्स लगेगा इधर की साइड, इससे हम कुछ बोल देते हैं R1। ये सर कैसे आ गया, रियलिटी में क्या समझाया था, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उसके अगेंस्ट में एक और फोर्स लगता है। जैसे कि ये जो N1 लगा, ये क्यों लगा, क्योंकि जब इस ब्लॉक ने अपना वेट नीचे की तरफ इस पे सरफेस पे लगाया तो इस सरफेस ने भी इसके ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। इसी तरह से जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को धक्का देगा, क्योंकि जब ये फोर्स लगेगा ना तो ये वाला फोर्स इस ब्लॉक पर ऐसे पुश लगाएगा, जब ये फोर्स इस पे इधर पुश लगाएगा तो रियलिटी में ये वाला ब्लॉक भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, उस ब्लॉक को हम इसको क्या बोल दिया R1। ठीक है, ओके, ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम किसका, अपने 2 kg का। इसी तरह 3 kg के बारे में सोचो, 3 kg पे नीचे कितना 30, ऊपर कितना N2, इधर क्या लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। और कोई फोर्स, बिल्कुल ये R1 कौन सा, R1 क्यों आया था ये बताओ पहले आप। ये R1 तब आया था जब इस 2 kg ब्लॉक ने इस ब्लॉक को धक्का दिया था, तो इस ब्लॉक ने इस पर एक फोर्स लगाया R1, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक पर भी फोर्स लगा होगा इधर पहले R1, तभी तो इसने इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाया R1। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मेरी बात अच्छे समझें, ये R1 फोर्स कब आया, ये R1 फोर्स तब आया जब इस ब्लॉक ने, आप समझो कि ये 2 kg का ब्लॉक था, ये 2 kg के ब्लॉक ने 3 kg ब्लॉक को आगे धक्का दिया, कुछ फोर्स लगाया, जब इसने इस पे कुछ फोर्स इसको आगे ले जाने के लिए लगाया तो इस ब्लॉक ने जितना फोर्स ये वाला ब्लॉक इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला ब्लॉक भी इस पे लगाएगा। तो अगर इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स आपने R1 माना तो इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, R1 होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर मेरी बात, तो बस दैट्स इट, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गए इनके। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।